हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका गुप्ता और आज मैं आप लोगों के समक्ष आधारशिला भाग 4 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये भाग 4 जो है ये कुछ अलग है। इस भाग में कक्षा 3, 4 और 5 की बात हुई है। कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के कौशल, उनके विकास के तरीके एवं गतिविधियाँ, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो आइए विस्तार में देखते हैं एक बार कि कैसे कैसे इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले बच्चों में भाषा का विकास। कक्षा 3, 4, 5 के स्तर पर बच्चों में भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि कक्षा में उनकी निजता और विचारों का उचित आदर किया जाए। उनकी घरेलू भाषा को ही आधार बनाते हुए उन्हें मानक भाषा की ओर ले जाया जाए। कक्षीय क्रियाकलाप हर बच्चे के परिवेश, शारीरिक स्थिति, जेंडर व सीखने की गति को ध्यान में रखकर किए जाएं और उनको बराबर मौका प्रतिभाग का मिले। 3, 4, 5 में निरंतर आकलन और पृष्ठ पोषण हेतु छोटे बड़े समूह की गतिविधियां, व्यक्तिगत कार्यों के दौरान उनकी प्रतिभागिता का सघन अवलोकन किया जाए और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। गतिविधियां इस तरह से कराई जाएं जहां पर सभी बच्चों को अभिव्यक्ति के बराबर मौके मिलें। रचनात्मक लेखन क्षमता के विकास करने वाली गतिविधियां जैसे डायरी लेखन, पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन, इंटरव्यू, यात्रा वर्णन, कविता आदि भी कराए जाएं। बच्चों के बीच में भाषा संबंधी प्रतियोगिताएं जैसे वाद विवाद, भाषण, कवि दरबार, ये सब, कहानी सुनाओ, पोस्टर बनाओ, ऐसी प्रतियोगिताएं नियमित अंतराल पर कराई जानी चाहिए। बच्चों के आसपास में परिवेश में हो रही घटनाओं, समस्याओं, चिंताओं से अवगत होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य के रूप में ऐसे विषय दिए जाएं जिसमें बच्चे अपने भावों को कक्षा में प्रस्तुत कर पाएं। अब देखते हैं भाषा विकास के तरीके एवं उनसे संबंधित गतिविधियां। तो ये बात 3, 4, 5 की है। तो इसमें जो गतिविधियां हैं वो भी थोड़े उच्च मानसिक कौशल को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। भाषा में अर्थ जो है अर्थ का निर्माण हम संदर्भ के सहारे ही करते हैं। ये मैंने पहले भी समझाया था। हम भाषा विकास का जो क्रम होता है वो होता है अनुभूति, चिंतन और अभिव्यक्ति। किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में अनुभूति होती है, फिर हमारे मन में उससे रिलेटेड कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, तब हम उसकी अभिव्यक्ति शब्दों के रूप में अर्थात भाषा के रूप में करते हैं। तो भाषा शिक्षण में कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे व्यक्तिगत और समूह कार्य का उचित संतुलन, बातचीत को प्रोत्साहित करने वाली बहुत सी गतिविधियाँ, भाषा सिखाने में नियोजित रूप से परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग किया जाए, आईसीटी का प्रयोग किया जाए। याददाश्त के उपयोग के मौके देना एक बहुत ही कारगर तरीका है, इसका बराबर उपयोग हो। कक्षा का वातावरण प्रिंट रिच हो। प्रिंट रिच सामग्री के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए लर्निंग आउटकम को लाइब्रेरी से जोड़ा जाए। बच्चों के भी भाषा संबंधी प्रतियोगिताओं को मौका दिया जाए। बच्चों के आसपास परिवेश में हो रही घटनाओं आदि का उनके समक्ष मौका दिया जाए। उनको उनके बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत करने का, स्थानीय लोक कथाओं, लोकगीत, मुहावरों, परिवेशीय कहावतों आदि का संकलन करवाया जाए बच्चों से। खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि अच्छा भाषा का शिक्षक वह होता है जो कक्षीय परिस्थितियों के अनुसार परिवेश में मौजूद वस्तुओं, स्थिति, परिस्थिति को भाषा सीखने सिखाने का माध्यम बना लेता है। इस प्रकार से भाषा विकास सुगमता से, सरलता से और इफेक्टिव तरीके से होता है। भाषा कौशल विकास की गतिविधियां, क्योंकि ये कक्षा 3, 4, 5 की बात है तो बच्चे भी थोड़े बड़े हैं। उच्च मानसिक कौशल विकास की गतिविधियां ही इसमें दी गई हैं। इनमें से खास बात इस पर ध्यान दिया गया है कि 1-2 गतिविधियां बच्चों के साथ रोज की जाएं। एक मौखिक व एक लिखित गतिविधि को रोज किया जाए। अब कुछ कक्षा शिक्षण योजना बनाते समय कुछ बिंदु हैं खास, जैसे कि लर्निंग आउटकम पहले देख लें कि गतिविधि को प्लान करते समय कौन सा लर्निंग आउटकम है। और साथियों, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो बिंदु है कक्षा शिक्षण बनाते समय, योजना बनाते समय, गतिविधि की योजना बनाते समय, ये हर विषय के समान ही बिंदु हैं। तो यहाँ पर ये हर बार रिपीट किए गए हैं, मैं हर बार आपको ये क्लियर कर दूंगी। गतिविधियों को बनाते समय लर्निंग आउटकम का ध्यान रखा जाए।
पाठ्य पुस्तक से जोड़कर भी देखें कि गतिविधि का उपयोग जो इसमें दी गई है, हस्त पुस्तिका में दी गई है, उस गतिविधि का प्रयोग हम पाठ्य शिक्षण के पाठ्य पुस्तक के कौन से बिंदु के साथ कर सकते हैं। इसके बाद गतिविधियों को दृष्टिगत रखकर लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए शिक्षण योजना बनाएं। हर दिन एक मौखिक और एक लिखित गतिविधि अवश्य हो। एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इन गतिविधियों को स्वरूप में बदल कर और बार बार भी कराया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसमें सुनना बोलना कौशल की गतिविधियां आगे दी हुई हैं, जो कि संख्या में 16 हैं। ये 16 गतिविधियां हैं ये सारी। इसके बाद जो है पढ़ना लिखना कौशल से संबंधित 20 गतिविधियां इसमें दी गई हैं। ये 20 संख्या में है। जैसे निर्देश समझकर, जिनसे पढ़ना लिखना कौशल का विकास बच्चों का हम कर सकते हैं। निर्देश समझकर कार्य करना, निर्देशों को क्रम देना, निर्देश बनाना, कोई वस्तु जगह घटना या आयोजन को चुने, उसके बारे में प्रश्नों की सूची बनाएं, एक दूसरे से उस पर चर्चा करें। प्रक्रिया का क्रमिक लिखित वर्णन करना, वस्तु के को असामान्य स्थान पर रखें, जैसे एक पेड़ के शीर्ष पर एक चम्मच। ये सब जो है चीज़ें हैं, ये हमारी पढ़ना और लिखना गतिविधियों को जो है प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं। ये कुल इसमें गतिविधियों की संख्या 20 है। आगे चलते हैं। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण की योजना, भाषा शिक्षण की योजना। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रत्येक वादन में चारों, यानी लिखना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इन चारों दक्षताओं से को संतुलित करते हुए क्रियाकलापों का समावेश किया जाए। ये फिर वही शिक्षण बिंदु हैं जो अभी मैंने बताए थे कि लर्निंग आउटकम हर शिक्षण योजना को बनाते समय यही बिंदु ध्यान में रखने हैं। लर्निंग आउटकम क्या है? पाठ्य पुस्तक, शिक्षण योजना का लर्निंग आउटकम क्या है? पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका या अन्य किसी वस्तु से जोड़कर हम उसको बनाएंगे। कौन सा क्रियाकलाप, यानी यहाँ पर बात हो रही है 12 बॉक्स मैट्रिक्स की। जो हमने गतिविधि की 12 बॉक्स मैट्रिक्स देखी थी भाग 3 में, उसी की बात ये है कि कौन सी हम स्वरूप का प्रयोग करेंगे, बैठक व्यवस्था कैसी होगी और गतिविधि कौन सी होगी। शुरुआत जो है वो छोटी एक रोचक गतिविधि के साथ ज़रूर हो, जिससे बच्चे जो है उससे जुड़ सकें और बच्चों को रोचकता और मौलिकता का आनंद भी ले सकें। इसके बाद इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं गतिविधि की योजना के 3 उदाहरण दिए गए हैं। ये तीनों उदाहरण हैं। इसके बाद आता है इसमें कक्षावार लर्निंग आउटकम इसमें दिए गए हैं भाषा के। केंद्रित लर्निंग आउटकम, पहले ये केंद्रित लर्निंग आउटकम दिया गया है। जैसे एक मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। टोटल भाषा के 4 लर्निंग आउटकम होते हैं। उनमें से पहला है ये, बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब इसमें इस केंद्रित लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखकर कक्षावार नेस्टेड लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं, कक्षा 3 के, कक्षा 4 के, कक्षा 5 के। इसी प्रकार इसमें आगे तक चारों केंद्रित फोकल लर्निंग आउटकम के 3, 4, 5 के नेस्टेड आउटकम दे रखे हैं। जैसे ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार कर सकते हैं तथा मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। इसके बाद ये चौथा है, बच्चे निजी भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का रूप दे पाते हैं। 3, 4, 5 हर कक्षा के अनुसार इनके बताए गए हैं नेस्टेड लर्निंग आउटकम। आगे देखते हैं गणितीय विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियां। तो गणित की जब हम बात करते हैं तो गणित में पुनरावृत्ति, ठोस वस्तुओं एवं चित्रों के माध्यम से सिखाना, गतिविधि की विविधताओं को शामिल करना, ये जो है चीज़ें मेन होती हैं गणित विषय में। इनको शामिल करना अत्यंत ही आवश्यक है। गणित की उच्च मानसिक कौशल विकास की गतिविधियां, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस भाग में 3, 4, 5 की बात हो रही है, तो उच्च मानसिक कौशल विकास की गतिविधियों को ही इसमें डिजाइन किया गया है। यहाँ पर गणित कौशल विकास की 17 गतिविधियां दी गई हैं। ये एक एक करके आप देख सकते हैं। पैटर्न को संख्या में बदलना, रोजमर्रा के जीवन में संख्याएं और संक्रियाएं,
पाठ्य पुस्तक के साथ खेल, दैनिक जीवन में अनुपात, विविध व्यवसाय से जुड़े गणित, व्यवसाय की योजना, रेटिंग और दरें, विभिन्न प्रकार के बिलों की डिकोडिंग, यदि इसके बाद इस तरह से इसमें कुल गतिविधियां गणितीय कौशल के लिए 17 दी गई हैं। आगे बात करते हैं लर्निंग आउटकम आधारित गणित शिक्षण योजना। तो मैंने पहले भी बताया था, हर शिक्षण योजना के ये 3-4 बिंदु हैं। लर्निंग आउटकम किस पार्ट से उसको जोड़ना है, कौन सी बैठक व्यवस्था यानी 12 बॉक्स मैट्रिक्स का कौन से हमें स्वरूप का प्रयोग करना है, वही है शुरुआत रोचक गतिविधि से हो। इसके बाद इसमें गणितीय भाषा के भी योजना के भी 3 उदाहरण एक एक करके दिए गए हैं। ये देखिए, ये 3 उदाहरण दिए गए हैं। इनका प्रयोग हम अपने कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं और हमें इसके उदाहरण से और गतिविधियों को नियोजन में भी सहायता मिलेगी। इसके बाद इसमें जो है वही है कि केंद्रित लर्निंग आउटकम के आधार पर कक्षावार नेस्टेड आउटकम दिए गए हैं। तो भाषा के 4 केंद्रीय और गणित के 5 केंद्रीय लर्निंग आउटकम है। तो पहला है बच्चे अपने आसपास के परिवेश को मात्रात्मक रूप में देख सकते हैं और समझ सकते हैं और संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके आधार पर इसमें 3, 4, 5 के कक्षावार नेस्टेड लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। दूसरा, बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संख्याओं के उपयोग में कुशल हैं। इसके आधार पर 3, 4, 5 के फिर नेस्टेड आउटकम दिए गए हैं। ये हमारा है बच्चे किसी संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संख्याओं की समझ को व्यक्त करते हैं। इसके 3, 4, 5 के नेस्टेड लर्निंग आउटकम है। उसके बाद ये हमारा अगला है बच्चे स्थान में मात्रा तथा ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित विभिन्न गणितीय पहलुओं को परिवेश की जानकारी को समझने, दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। इसके फिर कक्षा 3, 4, 5 के अलग अलग दिए गए हैं। 3, 4, 5 में क्या क्या कौशल होंगे। फिर ये लास्ट है हमारा 5वां गणित का केंद्रीय लर्निंग आउटकम, बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ये इसके फिर कक्षावार लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। इस प्रकार से ये हमारी गणित की जो है बात यहाँ पर समाप्त होती है। आकलन और सुधार हम भाग 5 में देख चुके हैं। बच्चों के आकलन का रिकॉर्ड भी हम भाग 5 में देख चुके हैं और ये कुछ जरूरी सुझाव, ये सारे चीज़ें वही है जो हम पहले देख चुके हैं। आगे देखते हैं। आगे अब इसमें बात होती है परिवेशीय अध्ययन, जिसकी बात अभी तक कहीं भी नहीं हुई है। तो साथियों, गणित और भाषा तो एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास टूल है, लेकिन परिवेशीय अध्ययन जो है वो बच्चों को जीवन से जोड़ने के लिए बहुत ही मुख्य विषय है। यही शुरुआत होती है बच्चों की वैज्ञानिक सोच की। वैज्ञानिक सोच भी हम बच्चों के परिवेशीय अध्ययन से ही शुरू करते हैं, यानी व्यक्तित्व विकास का एक मुख्य हिस्सा परिवेशीय अध्ययन से बच्चों में विकसित होता है। तो क्या है परिवेशीय अध्ययन? परिवेशीय अध्ययन का अर्थ उन प्रक्रियाओं से है जिनसे गुजरते हुए बच्चा अपने आसपास या परिवेश के हालात को समझकर परिवेश के साथ अपना रिश्ता समझ सके। इस रिश्ते को बल देने के लिए बच्चा अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से तय कर सके। अर्थात इसका अर्थ ये है कि बच्चा स्वयं को अपने परिवेश से जोड़ सके और उसके मस्तिष्क में क्लियर हो जाए कि उसके आसपास की जो चीजें हैं उससे उसका क्या संबंध है, वो किस तरह से इनकी व्याख्या कर सकता है, किस तरह से वो इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। परिवेशीय अध्ययन परिवेशीय कौशलों के विकास के लिए बच्चों को ऐसे अवसर देने होंगे जिससे उन्हें कक्षा से बाहर जाने और परिवेश को नज़दीक से देखने के मौके मिलें। ऐसे कार्य या गतिविधियां नियोजित विकसित करनी होंगी जिनसे वे कक्षा के बाहर के अनुभव और ज्ञान पर कक्षा के अंदर कार्य कर सकें, उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड भी तैयार कर सकें। साथियों, परिवेशीय विषय पढ़ाते समय कुछ हमारे सामने समस्याएं भी आती हैं, जैसे समाज में बहुत सारी हमारी विविधताएं हैं, विषमताएं हैं। इनको हम धर्म आधारित भी कह सकते हैं, जाति आधारित भी कह सकते हैं, व्यवसाय आधारित भी कह सकते हैं और भौगोलिक भी कह सकते हैं, ऐतिहासिक भी कह सकते हैं। बहुत सारी विषमताएं होती हैं। तो इन और बहुत सारी मान्यताएं भी होती हैं, जैसे बालिकाओं को कमज़ोर माना जाता है, शाम के बाद
पेड़ या फूल या पत्ती को तोड़ने के लिए मना किया जाता है। अब बात आती है कि क्या बच्चों को इन जो मान्यताएं हमारे समाज में विकसित हो चुकी हैं ऐसे ही मानने के लिए हमें उनकी सोच विकसित करें, या फिर उनके पीछे जो कारण है वो उनको बताएं और फिर उस कारण आधारित परिणाम की एक सोच को, जो वैज्ञानिक सोच होती है, वो उनमें विकसित करें। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि बच्चों में हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करनी है। इसके लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे उन्हें चर्चा के मौके दें, उन्हें खुद करने के अवसर दें, खुद खोजने के अवसर दें, एक्सपेरिमेंट करने के अवसर दें, तरह तरह के खिलौने, चीज़ों को बनाने, खोजने, करने के, देखने के अवसर उपलब्ध कराएं। तभी हमारे बच्चे समाज या परिवेश में अपनी भूमिका को बेहतर समझेंगे, जागरूक नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सकेंगे। यही हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी है। तो आइए देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रभावशाली विधि के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी। हमें बच्चों को परिवेश में मिलने वाली कहानियाँ, कविताएं, विवरण, साक्षात्कार, तालिकाओं आदि में दिखने वाले आपसी रिश्ते, इंसानों में, जीव जंतुओं में, परिवेश में जो आपसी रिश्ते हैं उनका बच्चों को बोध कराना होगा। आपसी व्यवहार के अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रियाएं, सरकारी विभाग, व्यवसाय, इन सब के बारे में बच्चों से चर्चा करनी होगी। स्थान विशेष की भौगोलिकता, ऐतिहासिकता, विभिन्न घटकों के बीच की अंतरक्रियाएं, यही सब पर्यावेशीय अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य माने जा सकते हैं। आइए देखते हैं केंद्रीय फोकल लर्निंग आउटकम परिवेशीय अध्ययन के। तो परिवेशीय अध्ययन के 4 बुनियादी और वृहद शिक्षण क्षेत्रों को बताया गया है। परिवेश की जानकारी दर्ज कर समझ पाना, विभिन्न कौशलों को विकसित कर प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोज कर समझ पाना, परिवर्तनों के पीछे कारण जानना, परखना और सामाजिक, शासकीय व राजनैतिक व्यवस्थाओं से परिचित होकर उसमें अपनी भूमिका, दायित्व व अधिकार जानना। बच्चे इसके बाद इसके 4 जो केंद्रीय आउटकम हैं वो बिल्कुल स्पष्ट भाषा में दिए गए हैं। ये जो मैंने अभी पढ़े ये कौशल थे, क्षेत्र थे, ये 4 इसके केंद्रीय फोकल लर्निंग आउटकम हैं। इसके बाद इसमें नेस्टेड लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। ये देखिए कक्षावार नेस्टेड लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। अभी जो 4 फोकल आउटकम थे, पहले एक फोकल आउटकम लिखा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देती हूँ, बच्चे अवलोकन के आधार पर अपने परिवेश की जानकारी दर्ज कर पाएंगे व अन्य परिवेशों के बारे में दर्ज की गई अवलोकन आधारित जानकारी को समझ पाएंगे। ये केंद्रीय फोकल आउटकम लर्निंग आउटकम है। और इसके बाद ये इसके नेस्टेड लर्निंग आउटकम कक्षावार दे रखे हैं। इसी तरह ये पहला था। ये दूसरा ये है, बच्चे अपने बारे में, घर और आस पड़ोस के बारे में प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोजकर समझ पाएंगे। इसके बाद कक्षावार इसके लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं। इसके बाद तीसरा आता है हमारा केंद्रीय या फोकल लर्निंग आउटकम, जो कि है बच्चे समय, समाज, भूगोल व संस्कृति में हो रहे परिवर्तनों से परिचित होंगे व तर्क संगत तरीके से उनके पीछे कारणों को जानने की ओर बढ़ेंगे। इसमें आते हैं परिवर्तन की प्रक्रियाएं, कारण, प्रभाव, निवारण। तो ये सारे इसके नेस्टेड लर्निंग आउटकम के साथ जो है कक्षावार लर्निंग आउटकम भी दिए हुए हैं। इसके बाद ये हमारा है नेक्स्ट फोकल आउटकम चौथा, बच्चे सामाजिक, शासकीय व राजनीतिक व्यवस्थाओं से परिचित हो उसमें अपनी भूमिका, दायित्व व अधिकार को जानने की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें ये सारे नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उसके बाद कक्षावार लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं। अब बात आती है परिवेशीय अध्ययन के तरीके और गतिविधियां। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो प्रत्यक्ष अवलोकन कराना होता है। परिवेशीय अध्ययन में बच्चे अवलोकन से ही बच्चे चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। उसकी सारणीकरण, इसके अलावा अन्य तरीके, सारणी, सूचीकरण, समूहीकरण, वर्गीकरण, सर्वे, साक्षात्कार, मानचित्र बनाना, उसमें प्रदर्शित करना, प्रोजेक्ट के कार्य के माध्यम से सीखना, ये सब परिवेशीय अध्ययन के मुख्य तकनीकी हैं।
तकनीकियां हैं। और इसके अलावा विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता के लिए पोस्टर, पैम्फलेट, चेतावनियां, पत्र, ज्ञापन, अपील आदि बनाने का और प्रदर्शित करने का अवसर उनको कक्षा में दिया जाए। पुरानी चीज़ों का संकलन, संग्रह बनाना, एल्बम बनाना, ये सारी चीज़ें बच्चों को परिवेश में बहुत हेल्प करती हैं। बच्चे सामाजिक बनते हैं, उनके सोच और व्यवहार में स्पष्टता आती है। इस प्रकार परिवेशीय अध्ययन की इसमें कुल 17 गतिविधियां दी गई हैं। आगे ये देखिए, मानचित्र पर काम, तुलना करना, प्रक्रिया आधारित काम, क्या तुम मेरी अम्मा हो, संकलन, भूमिका समझना, वर्गीकरण, समूहीकरण, साइंस लैब, निष्पोज्य सामग्री से बनाना, दी गई स्थिति पर अपना तर्कपूर्ण नजरिया देना, इलाके की समस्या पर सर्वे करना, किसी समस्या प्रक्रिया को संपूर्णता में समझने प्रस्तुत करने के मौके देना, विभिन्न कामगारों कलाकारों से बातचीत करना। इस प्रकार इसमें ये 17 टोटल गतिविधियां हैं। अब बात आती है वही परिवेशीय अध्ययन शिक्षण योजना। तो इसमें वही चारों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जो पहले बताया था। ये रही लर्निंग आउटकम जो है कौन सा है, गतिविधि को हम कौन से पाठ्य पुस्तक या किस विषय वस्तु से जोड़कर बनाएंगे, और 12 बॉक्स मैट्रिक्स में से कौन से स्वरूप का चयन करेंगे, आकलन कैसे होगा। ये सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इसमें 3 उदाहरण इसके भी दिए गए हैं। ये हमारा पूरा भाग 4 था। तो आशा करती हूँ मैंने बहुत संक्षेप में रखने की कोशिश करी है, स्पष्टता के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये इसमें थोड़ा समझ विकसित हुई होगी। कोई भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में डालें या मुझे पर्सनली मैसेज कर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू ऑल। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।